सबसे पहले तो मैं इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी माता-पिताओं, अभिभावकों, मीडिया बंधुओं और अन्य सभी महानुभावों को सादर प्रणाम करता हूँ। I strongly believe that we should never stop learning because life never stop teaching. Learning has no lockdown. सभी चीजों पर लॉकडाउन हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग की कोशिशों ने साबित कर दिया है कि लर्निंग पर कोई लॉकडाउन नहीं होता। इसलिए मैं आपके साथ एक लर्नर की तरह इस परिचर्चा में भाग लूंगा। ये कोई वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक चर्चा है, एक परिचर्चा है। सैद्धांतिक रूप से, तथ्यात्मक रूप से या विचारों के स्तर पर मेरे कथनों से यदि असहमति हो, अगर वो आपके लिए अलग हो, तो मैं आपके विचारों को समझने का प्रयास करते हुए स्वयं का सुधार करूंगा। ऐसी मेरी इच्छा है, आकांक्षा है। विषय रखा गया है जीत या हार, रहो तैयार। जीडी गोयनका स्कूल के अत्यंत कर्मठ, परिश्रमी, मैंने अपने 22 वर्ष के सेवा काल में देखे हुए कार्यरत और सेवारत अध्यापकों और प्रधानाचार्यों जिनसे मैंने मुलाकात की, उनमें से भिन्न, अलग, नवाचारी प्रिंसिपल पुनीत वशिष्ठ जी से मैं विभिन्न विषयों पर चर्चा करता रहता हूं। अचानक ही उन्होंने कहा कि एक दिन पेरेंट्स के साथ बातचीत करते हैं। तो मैंने कहा मेरा सौभाग्य होगा यदि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, क्योंकि बच्चों से और पेरेंट्स से बात करना मेरा पैशन है, उनसे सीखना, उनके विचारों को जानना। पुनीत जी ने कहा कि सभी पेरेंट्स, लगभग सभी, इस चिंता में रहते हैं कि जो बच्चे हैं उनका चिंतन किसी और दिशा में होता है और पेरेंट्स का चिंतन किसी और दिशा में होता है। जो पेरेंट्स चाहते हैं वो बच्चे करना नहीं चाहते, और जो बच्चे करना चाहते हैं उसमें पेरेंट्स की सहमति नहीं होती। एक स्ट्रगल है। पुनीत जी, एम आई राइट? हमारी आपकी यही चर्चा हुई थी। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये एज ए प्रिंसिपल मैंने काफी बार नोट किया है, इवन एज ए फादर भी। मैं पिता भी हूँ, आप भी एक पिता हैं। तो हम और जैसे मैं हजारों बच्चों का पिता हूँ, आप पूरे स्कूलों में प्रिंसिपल से मिलते हैं, वहाँ के बच्चों से मिलते हैं, तो आपने भी उन सभी स्थितियों को देखा है। ये स्थिति है कि जो बच्चे चाहते हैं, जो आपने कहा, वो कहीं ना कहीं पेरेंट को नहीं भाता है, और जो पेरेंट चाहते हैं वो बच्चे को कतई नहीं भाता है। तो क्या सामंजस्य जी, बनाया जाए, कैसे शुरुआत की जाए जिससे ये गाड़ी अच्छी तरह से चल सके? मैं इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा, जिसे हम लोग आमतौर पर विरोध कहते हैं, पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो स्ट्रगल कहते हैं, संघर्ष कहते हैं, या एक पुराना बहुत पॉपुलर शब्द है जनरेशन गैप, इस रूप में लेते हैं। मैं इस सबसे भिन्न इस स्थिति को केवल डिफरेंस ऑफ प्रायोरिटी के रूप में देखना चाहता हूं। प्रायोरिटी डिफरेंस, केवल वरीयताओं का अंतर है। लक्ष्य बच्चों का भी वही है, लक्ष्य पेरेंट्स का भी वही है। बिल्कुल एक सही वेद सर, मंत्र है जी, बिल्कुल सही कहा। एक एक वेद मंत्र है पुनीत जी, संभवतः तैत्तिरीय उपनिषद में है, रसो वैसे रसम एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। मानव मात्र के जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है।
प्रत्येक मानव के, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य। हर कोई सुख पाना चाहता है, हर कोई समृद्धि चाहता है, हर कोई यश चाहता है, हर कोई सफलता चाहता है। बच्चे भी यही चाहते हैं, माता बिल्कुल। पिता भी यही चाहते हैं। तो फिर संघर्ष कैसा, विरोध कैसा, स्ट्रगल कैसा, गैप कैसा, यही चिंतन का विषय होना चाहिए। जहां तक मैंने समझा है कि शायद वरीयताओं का अंतर है। चर्चा को बहुत गंभीर नहीं करूंगा, आपके साथ हंसते हंसाते हुए हम आज की इस चर्चा यात्रा को पूर्ण करेंगे। इसलिए मैं आपका ध्यान उस एक प्राकृतिक घटना और प्रत्येक घर में घटित होने वाली उस स्थिति की ओर ले जाना चाहूंगा कि जब बच्चे चिंतन करना शुरू करते हैं तो उनके ख्वाबों में आता है सबसे पहले कि वो या तो फिल्म स्टार बनेंगे, या वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनेंगे, या वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उनके जीवन का लक्ष्य होता है और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब हम बच्चे थे, जब हम पढ़ते थे, तो हमने भी अपने लक्ष्य के निर्धारण की शुरुआत यहीं से की थी। बिल्कुल। लेकिन जब धीरे धीरे ये समझ में आया कि फिल्म स्टार बनने योग्य हमारी स्थिति नहीं है, उतने सुंदर दिखने वाले, उतनी योग्यता रखने वाले, अभिनय की बारीकियों को जानने वाले हम नहीं हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए हमारे पास पूंजी नहीं है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनने की चतुरता और डिप्लोमेसी हमारे पास नहीं है, तब फिर हम रीऑर्डरिंग करते हैं अपनी प्रायोरिटीज की और फिर शिफ्ट करते हैं अपनी प्रायोरिटी को। फिर हम सोचते हैं चलो कोई नहीं, अब अब हम दूसरा देखा जाए। कम से कम आईएएस तो बनेंगे ही लाइफ में, बिल्कुल सही बात। और इससे छोटा लक्ष्य तो होना ही नहीं चाहिए। मैं जी। फिर कहूंगा इसमें कोई बुराई नहीं है। जब से पालन पोषण बच्चों का शुरू होता है, तभी से उन्हें फेयरी टेल्स की लोरियां सुनाई जाती हैं। हर माता पिता अपने बच्चे को या तो राजा, अगर बेटा है तो, और बिटिया है तो उसे रानी के रूप में ही देखना चाहता है। ट्रू सर। तो अगर अगर बच्चों की प्रायोरिटी एक फिल्म स्टार बनने की होती है, एक बड़ा पॉलिटिशियन बनने की होती है जिसके इर्द गिर्द बहुत बड़ा ग्लैमर होता है, अथवा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने की होती है, तो इसमें बुरा क्या है? सच्चाइयां संभवतः प्रायोरिटी बदलने के लिए प्रेरित करती हैं, मजबूर करती हैं। आईएएस अथवा पीसीएस कोई भी बन सकता है, कोई एक बड़ा जुडिशरी का अफसर बन सकता है, लेकिन शायद फिर कहीं रिसोर्स की समस्या होती है, कहीं शायद मेहनत की कमी की समस्या होती है, कहीं शायद पारिवारिक सहयोग की समस्या होती है। तो फिर से प्रायोरिटी चेंज करते हैं कि अब हम कहीं पर किसी दफ्तर में ही हमें नौकरी मिले, रोजगार मिले। एक बहुत ग्लैमरस स्थिति के सपने को पूरा करते करते प्रायोरिटी शिफ्ट होकर रोजगार पर आ जाती है, और फिर वो प्रायोरिटी फिर से चेंज होती है, और फिर कहीं भी किसी भी रूप में कोई भी रोजगार मिले इस पर पहुंच जाती है। ट्रू सर। मैं सिर्फ यह उदाहरण देकर के यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हम जिसे विरोध कहते हैं, हम जिसे संघर्ष कहते हैं, हम जिसे जनरेशन गैप कहते हैं, एक्चुअली वो केवल प्रायोरिटी का अंतर है। दोनों का एक ही लक्ष्य है, दोनों एक ही मंजिल को पाना चाहते हैं, सिर्फ रास्ते का अंतर है। We have to reorder the priorities. The problem is of reordering of priorities. ट्रू तो सर। पुनीत जी, जो युवा वर्ग है, जो
नई पीढ़ी है, वो बहुत जल्दी लक्ष्य को पाना चाहती है, शॉर्टकट, जंप करके, कम मेहनत करके, शीघ्रता से। लेकिन पेरेंट्स, जिसको पुरानी पीढ़ी कहा जाता है तुलनात्मक रूप से, क्योंकि उसके पास संघर्ष का अनुभव है, उसके पास वो समझ है, वो अंडरस्टैंडिंग है कि जीवन में कोई भी बड़ी प्राप्ति, बड़ा लक्ष्य केवल और केवल मेहनत करके ही मिलेगा, केवल और केवल प्रयास से ही मिलेगा। यह समझाने का प्रयास, यह समझाने की कोशिश, और यही प्रयास और विचारों की विभिन्नता ही टकराव और संघर्ष का कारण बनती है। सिर्फ इतना सा ही विरोध अथवा संघर्ष है। सहमत होंगे आप? बिल्कुल सर। अब प्रश्न ये है कि संघर्ष से बाहर आने का रास्ता क्या है? हमें फिर से वापस लौटना पड़ेगा ये सोचने के लिए कि वो जो एक रास्ता है संघर्ष का, वो जो एक रास्ता है मेहनत का, वो जो एक रास्ता है परिश्रम का, और उसी पर चलकर सफलताएं पाई जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, यदि किसी शॉर्टकट से कोई सफलता प्राप्त भी होती है, बाई चांस, बाय लक, बाय एनी सडन अपॉर्चुनिटी, तो वो मिसलीडिंग है। वो कहीं ना कहीं जीवन में बड़े दुख अथवा बड़ी कठिनाई का कारण बन सकती है। जो रास्ते सरल हैं, आकर्षक हैं, वो कहीं ना कहीं हमें किसी गलत दिशा में ले जाते हैं। यह समझाने का टास्क, ये दो बातें पेरेंट्स के लेवल पर और स्कूल के लेवल पर जितनी सरलता से, जितनी सुगमता से सॉल्व कर ली जाती हैं, हम समझाने में सफल हो जाते हैं, उतना ही पेरेंट्स और बच्चों के बीच का संघर्ष घटता चला जाता है। शिक्षा आखिर क्यों? यहाँ पर हमें इस प्रश्न पर चर्चा करनी होगी। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं, सभी सम्मानित महानुभाव, मैं पूछना चाहूंगा उनसे कि आखिर हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? आप में से कोई भी, आकाश जी प्लीज हेल्प मी, अगर कोई भी, यस सर। अगर कोई बताना इफ चाहे कि हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, व्हाई? आप कोई में से कोई भी व्यक्ति सर का अगर प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं तो आप अपना ऑडियो माइक ऑन करके बता सकते हैं। अगर आप मैसेज बॉक्स में लिखना चाहते हैं तो मैं सर को मैसेज कन्वे कर दूंगा, प्लीज। सर इफ यू कैन जस्ट रिपीट द क्वेश्चन वंस मोर फॉर देम। यस यस ऑफ कोर्स। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि एक छोटा बच्चा शिशु रूप में जन्म लेता है और पहली शिक्षा तो घर से प्रारंभ होती है। इसके बाद आवश्यकता होती है कि हम बच्चे को कहीं बाहर भेजें, किन्हीं दूसरे हाथों में, और वहां वो कुछ अलग सीखे, वो समाज व्यवस्था को सीखे, वो राष्ट्र व्यवस्था को सीखे, वो ज्ञानार्जन करे, वो बड़ा बने, बड़ा होकर के महान बने, कुछ करे अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए। इस सब के लिए बच्चे को जहाँ भेजा जाता है उसका नाम स्कूल होता है। हम बच्चे को आखिर क्यों भेजते हैं स्कूल, ये मेरा सवाल है। कोई भी है, आप? जी हाँ जी, एक मेरे पास, जी। जी हाँ बता आकाश जी। एक पेरेंट कह रहे हैं, उनका कहना है भावी जीवन की तैयारी के लिए। करेक्ट। एक और और जवाब है सर। एक बबीता जी कह रही हैं ताकि हमारे बच्चे कल की कठिनाइयों के लिए तैयार हो सकें। हाँ, गुड, ठीक है, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। भावी जीवन की तैयारी के लिए भेजते हैं स्कूल, ताकि बच्चे जीवन की कठिनाइयों का सामना करना सीख सकें, इसलिए भेजते हैं स्कूल।
चलिए मैं कुछ ऑप्शंस देता हूं। पुनीत जी, आर यू लिसनिंग? यस सर, यस सर। मैं कुछ ऑप्शंस देता हूं कि हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं क्या सीखने के लिए, फॉर लर्निंग। नंबर 2, क्या हम बच्चों को भेजते हैं जीतने के लिए, अपने बच्चे को विनर बनाने के लिए। नंबर 3, क्या हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं कि वो रोजगार के लिए योग्य हो जाए, उसके लिए सक्षम हो जाए। क्या हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं संस्कार युक्त व्यक्ति अथवा नागरिक बनने के लिए। क्या हम अपने बच्चे को भेजते हैं प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए। अभी अभी जैसा कि 2 पेरेंट्स ने कहा कि जीवन की कठिनाइयों और संघर्ष का मुकाबला करना सीखने के लिए हम भेजते हैं क्या। और एक और बहुत मजेदार विकल्प है, क्या हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए कि कुछ घंटे की उनसे मुक्ति मिल जाएगी। सर अगर अगर आप मुझे परमिशन दे तो एज ए पेरेंट और एज ए पुलिस प्रिंसिपल भी दोनों पेरेंट भी हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आपके चेयरमैन साहब भी पेरेंट हैं जी और जी मैं भी पेरेंट हूँ। जी जी मैं एक पेरेंट की हैसियत से भी भाग ले रहा हूँ, एक जी स्पीकर के तौर पर भी हूँ, एक टीचर के तौर पर भी हूँ, एक एजुकेशन ऑफिसर के रूप में भी हूँ और इसलिए ये चर्चा बहुत आनंददायक होगी। पहले तो पेरेंट्स के अगर आए उत्तर तो बहुत जी अच्छा लगेगा। जी सर। आई जस्ट रिपीट कि हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं किस लिए, सीखने के लिए। मतलब मेरे पास एक असेसमेंट है सर, जो पेरेंट्स से मुझे फीडबैक मिलते रहते हैं। तो आप समझिए मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, पेरेंट्स ने मुझे जो कहा है। और ओके प्लीज। और वो सबकी राय नहीं होती, बट मोरलेस आप कह सकते हैं कि कुछ परसेंटेज की ये भी राय होती है। एक तो ऑप्शन वो था पहले वाला, जिस थर्ड या फोर्थ की, इसमें रोजगार की बात थी कि रोजगार के लिए। करेक्ट। और वो लास्ट वाला भी, सेकंड लास्ट वाला बहुत ठीक था कि मुक्ति पाने के लिए जो परेशान बच्चे घर पर कर रहे होते हैं कि एटलीस्ट चलिए वहां जाएंगे तो कुछ सीख करके आएंगे, यहाँ रहेंगे तो ये सीखते नहीं है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है कि कहीं ना कहीं बच्चे वहां जाएं, कुछ रोजगार को वहां से सीख करके रोजगार के लिए इंजीनियर डॉक्टर बने। और मैं ओवर टू पेरेंट्स भी लिख रहे हैं। जी सर। मेघा मैम बोलना चाहते हैं, उनको अनम्यूट कर दें आप। जी 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 मैंने बोलने दीजिए प्लीज। जी सर, मैं बस एक कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस भी आ रहे हैं। कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं आपके सभी ऑप्शंस को सर ऑल ऑफ दिस, और बबीता जी ने लिखा है नोटा। वो नोटा दबा रहे हैं आपके ऑप्शंस पर सर। तो जिन्होंने ऑल ऑफ दीज कहा है मैं उनको मतलब ड्रॉ करना चाहूंगा कि इसमें मुक्ति पाने के लिए भी है एक ऑप्शन बच्चों के सर इंटरेस्टिंगली अवनी जुरैल के पेरेंट्स भी कह रहे हैं सर नाउ अ डेज, फिर पीछा छुड़ाने के लिए भी अग्री नहीं, कर रहे हैं सर आप। अभी तो बच्चे स्कूल जा ही नहीं पा रहे लॉकडाउन है। जी जी जी। ठीक है, हमारे साथ में ये शायद हितेश जी और संदीप। मेघा मैम बोलना चाहती है, शायद आपसे कुछ पूछना हाँ चाहती है। प्लीज प्लीज कंटिन्यू, यस सर, प्लीज मेगा मैम, प्लीज गो अहेड, प्लीज अलाउ। जस्ट अ मिनट। Good evening, sir. गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। First thing, I think my child is in ninth class, so I send my child to school because it's a culture. She has to finish the entire studies of all the course, which I cannot teach at home. You know, all the subjects and all the syllabus. That is the first thing we send child to the school. Second thing is to learn how to sit, how to talk in a society, how to deal with all kind of generation, with elders, because families nowadays are nuclear. We don't have all kind of generation in a family. Parents are mostly working. So second reason is that they will learn a lot of things when they go to school, how they'll interact with their juniors, their subordinate, their seniors, their teachers, the mates, and everybody else. That is the second reason. And third and foremost is to build their confidence. ओके, थैंक यू। तो मैम आपका कहना है Thank you. कि आप बच्चे को संस्कार सिखाना चाहते हैं, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप कराना चाहते हैं, एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाना चाहते हैं, इसलिए आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं। दैट्स गुड, वेरी गुड। कोई और?
एक और कोई Yes, बताएं। sir. हाँ, Avni Jurai's mother wants to speak something. Upasana ma'am, please put your microphone on mute. Avni's mother, please go ahead, sir. हाँ। Ma'am. Uh, हेलो, अगर वीडियो ऑन yes, नमस्कार है yes. सर। वैसे तो मैं देख भी सकूंगा कौन बात कर अच्छा, रहे हैं, अच्छा वीडियो लगेगा। ऑन करूँ? It will be pleasant to see you too, madam. If you can please ओके turn सर, your ओके। video camera also on. It is श्योर going सर, to make the श्योर conversation सर। more. Ma'am is visible now. Sir, over to या, you, sir. नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। सर, लॉकडाउन के टाइम ने स्कूल का महत्व पूरी तरह साफ कर दिया है। इस वक्त अच्छे से समझ में आ गया है कि क्यों भेजते हैं स्कूल सर। दैट्स गुड। आपका शुरुआत सुबह से होती है सर। सोना, जगना, खाना, पढ़ना, सर पूरा सब कुछ स्कूल पे डिपेंड करता है। और स्कूल का क्या इम्पोर्टेंस है सर लाइफ में, बच्चों के में, पेरेंट्स के में, इनफैक्ट पूरी फैमिली के में, इस वक्त ने अच्छे से समझा दिया है। आपका आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया आपके पहले सेंटेंस से ही। सर क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है सर, 5 बच्चे हैं मेरे घर में। हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं, हम 1000 हाँ संभालते हैं। सर, जिसमें से पुनीत 4 जी दीदी और वहीं तक हूँ। पुनीत जी और संजय जी के लिए बहुत ही पॉजिटिव कमेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल, प्लीज नोट इट। जी जी यस जी। सर, थैंक यू मैम, नो थैंक यू डाउट सर, फॉर सभी पॉजिटिव ही हैं, नेगेटिव तो इसमें कोई भी नहीं है, और ये थैंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू यू। मैम, थैंक यू। स्कूल इज Sir, one parent is saying, Seema ma'am is saying to educate them so they should understand the responsibility towards society. ओके, ओके, दैट इज द सेम आंसर। कि हम अपने बच्चे को एक संस्कार युक्त, एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। और मेरा जो पहला ऑप्शन था कि सीखने के लिए, टू लर्न, इसके लिए करेक्ट। मेरे पास जी सर, कुछ एक सवाल भी आ रहे हैं आपके लिए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं। इश्का गोयल मैम है, शायद कुछ कहना चाहती हैं। मैं यहाँ मैसेज देख पा जी, रहा हूँ स्क्रीन पर। बबीता कुमारी जी पूछ रही हैं सर कि सर मेरा बेटा सारे दिन पबजी खेलता रहता है, क्या आप इसका भी कुछ उपाय बताएंगे? अभी इस पे भी चर्चा करेंगे जरूर से। ये पेरेंट्स की ये जो समस्या है, इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन क्रमिक रूप से बात करें तो बेहतर होगा। इफ यू एग्री प्लीज। यस सर, ऑफ कोर्स सर। ठीक है, तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। और जो फीडबैक मिला पेरेंट्स से जानकर बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट कोरोना महामारी के संक्रमण काल में और इस लॉकडाउन में स्कूल का इम्पोर्टेंस पेरेंट्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो रहा है। दैट्स वेरी नाइस। मैंने जो ऑप्शंस बताए थे पुनीश जी, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन प्लीज। यस सर, प्लीज। सीखने के लिए हम भेजते हैं क्या स्कूल? मैं सभी पेरेंट्स से निवेदन करूंगा, कृपया ध्यान से मेरी इस बात को सुने। अगर सहमत हो तो सहमति अपनी बताइएगा जरूर। क्या हम अपने बच्चों को जीतने के लिए स्कूल भेजते हैं? क्या हम अपने बच्चों को रोजगार में सक्षम बनाने के लिए स्कूल भेजते हैं? क्या हम अपने बच्चों को संस्कार युक्त नागरिक बनाने के लिए स्कूल भेजते हैं, या केवल प्रमाण पत्र पाने के लिए स्कूल भेजते हैं? अभी कुछ पेरेंट्स ने जो फीडबैक दिया, मुझे खुशी हुई कि वो अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए स्कूल भेजते हैं। उन्होंने नहीं कहा कि वो प्रमाण पत्र पाने के लिए स्कूल भेजते हैं, वो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कराने के लिए स्कूल भेजते हैं, वो अपने बच्चे को टॉपर बनाने के लिए स्कूल भेजते हैं, वो अपने बच्चे को नंबर 1 पर खड़ा हुआ देखने के लिए स्कूल भेजते हैं। ये उत्तर नहीं मिले, मुझे ये जानकर खुशी हुई, लेकिन हम में से कई पेरेंट्स के मन में ये बात जरूर हो सकती है। क्योंकि व्यवहारिक तौर पर मैं जब प्रिंसिपल से, पेरेंट्स से, बच्चों से, टीचर्स से मिलता हूं तो हर जगह यही बात आती है, यही सवाल आता है। आम बोलचाल की भाषा में यही होता है, क्या पोजीशन है तुम्हारी क्लास में, स्कूल में किस पोजीशन को होल्ड करते हो, कहाँ हो, कितने नंबर आए हैं? आई एम सॉरी टू से कि आज 95% अंक प्राप्त करने वाला बच्चा भी तिरस्कार का पात्र है। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी दूसरे बच्चे ने 100% अंक पाए हैं।
सोचिए, जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं उनके समय की मार्किंग स्कीम की ओर उनका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता हूं कि 60%, 65%, 70%, 75% मार्क्स, that was the matter of glory, that was the matter of honor. 75% marks was dignified as distinction marks. Am I right, Puneet ji? ट्रू सर, 100%। डिस्टिंक्शन मार्क्स। और आज 90 और 95% मार्क्स पाने वाला बच्चा भी तिरस्कृत है अपने घर में। उसके पेरेंट्स उसके मार्क्स को सुनकर कहते हैं ठीक है, तुमसे ज्यादा भी हैं किसी के। एनीवे, थैंक्स टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि नई शिक्षा नीति ने संभवतः इस कठिनाई को समझा है और अब यह तय किया गया है कि अब अंक नहीं होंगे, रिपोर्ट होगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट। बच्चे ने क्या अच्छा किया है, क्या वो और अच्छा कर सकता है, क्या उसके लिए सजेशंस होंगे, इस पर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी। लेकिन मैं थोड़ा ध्यान अट्रैक्ट करना चाहूंगा कि कोई एक पंक्ति अगर हम बनाना चाहें और इसमें एक समान श्रेणी के बच्चे हों, जिनके सबके अंक बराबर हैं, जिनकी योग्यता का स्तर बराबर है, अगर एक पंक्ति हम बनाना चाहें पुनीत जी, तो हम सबसे आगे किसको खड़ा करेंगे, मिडिल में किसको खड़ा करेंगे और सबसे पीछे किसको खड़ा करेंगे? क्या आधार होगा? कंपैरिजन एक बहुत बड़ा, आपने सही बताया मैंने पहले ही कंपैरिजन कह दिया है कि सभी के अंक बराबर हैं, सबकी योग्यता का स्तर समान है, फिर भी पंक्तियां बनानी पड़ती हैं। जब प्रार्थना होती है तो एक प्रेयर लाइन का निर्माण करना होता है और उस प्रेयर लाइन में आप सबसे आगे किसे खड़ा करना चाहेंगे? सबके अंक बराबर है। बहुत आसान और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर। आसान इसलिए कि मैं पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम पेरेंट्स से जरूर इसका जवाब लेना चाहिए। मैं तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा आपने। हितेश जी, शायद हितेश जी अपना हैंड रेज कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। अगर आकाश जी अलाउ कर रहे हैं तो हितेश जी से सुनना चाहेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं हितेश जी? आकाश जी सर, जी सर, बिल्कुल। प्लीज अनम्यूट हितेश। जस्ट अ मिनट सर। His profile is not showing as Hitesh sir, you can unmute yourself and you can speak, sir. You are allowed to do so, please, sir. If you can write your question, that will. Here he is, sir. He is muted Sir, from his side. yeah, he himself has muted himself. Yeah. Hitesh Singh Thakur ji, sir. If you have any message, please type it in. आप बोल भी सकते हैं हितेश जी से। चलिए, मैं तब तक आगे बढ़ता हूँ। हितेश जी अगर अनम्यूट हो जाएं, अपना मैसेज दें तो फिर उस पर चर्चा करेंगे। जी सर। तो मैंने पूछा कि अगर समान अंक वाले बच्चे हैं और उन्हें एक प्रेयर लाइन में खड़ा करना है, समान योग्यता वाले बच्चे हैं, तो उनको हम कहाँ खड़ा करेंगे? सबसे आगे? सबसे आगे कौन होगा, बीच में कौन होगा और पीछे कौन होगा? उत्तर नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में ही पेरेंट्स की उन सब शंकाओं का समाधान निहित है, जो शंकाएं पेरेंट्स को लगातार परेशान करती हैं। वाले बच्चे भी हों और समान योग्यता वाले बच्चे भी हों, तब भी किसी ना किसी को एक वर्टिकल लाइन में सबसे आगे, किसी एक को मिडिल में और किसी एक को पीछे खड़ा होना ही होगा। Am I right, पुनीत जी? दिस इज ट्रू सर। ट्रू। बट अगर हम इसी लाइन को, अगर हम इसी हॉरिजॉन्टल शेप में कन्वर्ट कर दें इस वर्टिकल लाइन को, तो जब वो वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाती है, मैं आपको अभी इसके उदाहरण बताऊंगा। मैंने एक प्रेयर बताया कि प्रेयर में हम किसी एक को आगे खड़ा करते हैं। अगर हम अलग अलग श्रेणी के बच्चों को ले लेते हैं कि ये सबसे होशियार है, ये मध्यम श्रेणी का है, ये कमजोर है, तब तो आसान है। हम सबसे आगे होशियार को खड़ा करेंगे, फिर कमजोर थोड़ा, फिर सबसे कमजोर को। लेकिन अगर समान श्रेणी के हैं और अगर हम उसको वर्टिकल करते हैं, हॉरिजॉन्टल जब हम करते हैं, तब फिर
लेफ्ट में कौन खड़ा होगा और राइट में कौन खड़ा होगा और मिडिल में कौन खड़ा होगा? ये भी बड़ा प्रश्न है सर। एक प्रार्थना की पंक्ति जिसमें एक बच्चा जो सबसे आगे खड़ा है, बीइंग द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द स्कूल, अगर उसी लाइन को एक फोटोग्राफी शूट की पंक्ति बना दिया जाए, जब स्कूल में आपका ग्रुप फोटोग्राफ होता है क्लासेस का, और जब फोटो शूट के लिए पंक्तियां फोटोग्राफर बनाता है, तो टॉप स्कोरर और the attraction of the school is not standing on the extreme right or the extreme left. He or she appears in the middle of the line. True. Am I right? This is true. तब वही बच्चा उस पंक्ति के सबसे आगे नहीं होता है, वो या तो वो फिर मिडिल में होता है, वो एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं खड़ा किया जाता, ना वो एक्सट्रीम राइट में खड़ा किया जाता। एक और मैं एग्जांपल बताऊंगा कि जब एक खेल में एक टीम का परिचय कराया जाता है, तो सबसे पहले उस पंक्ति में, आप तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं पुनीत जी, यहाँ पर और टीचर्स भी अच्छे खिलाड़ी हैं, पेरेंट्स भी नेचुरली होंगे ही। तो जब एक टीम का परिचय कराया जाता है तो सबसे आगे प्लेयर्स खड़े होते हैं जी। सबसे लास्ट में कौन खड़ा होता है? कैप्टन। कैप्टन। मैं जब मिलने जाता था तो मैं पूछता था कि कैप्टन साहब आपको तो आगे होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा नहीं, प्लेयर्स पहले, हम उनके पीछे हैं। यानी टीम का सबसे योग्य अनुभवी खिलाड़ी पीछे है पंक्ति में, और उसके भी पीछे उनका कोच है। पंक्ति में सबसे कोच और भी पीछे। मैं एक एग्जांपल और यहाँ पर कोट करना चाहूंगा। सिनेमा तो सभी देखते हैं, हम में से सब देखते होंगे सिनेमा। मैंने खूब सिनेमा देखा है। तो जो सबसे कम पैसे वाली टिकट होती है, जिसको कहीं क्लास 3 कहा जाता है, कभी पहले पुराना समय में एक डीसी कहा जाता था, और अब उसके नाम कुछ अलग अलग हो गए हैं। तो जो सबसे सस्ता टिकट है वो लोग सबसे आगे बैठते हैं, और जो सबसे महंगा टिकट है वो सबसे पीछे बैठते हैं, सबसे पीछे बैठते हैं। मेरा कहने का आशय ये है कि किसी भी पंक्ति में हमारी स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। हम सबसे आगे खड़े हुए हैं, हम सबसे पीछे खड़े हुए हैं, हम मिडिल में हैं, हम पीछे हैं, या कहाँ हैं। इम्पोर्टेंट है हमारा व्यक्तित्व, इम्पोर्टेंट है हमारा काम, इम्पोर्टेंट है हमारा आकर्षण, इम्पोर्टेंट है हमारी मेहनत। और उसी के अनुरूप किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति परिस्थिति बदलती रहती है। इसलिए जीतना, जिसको कि हम जीतना कहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की जीत को लेकर के हमेशा ही बहुत परेशान होते हैं कि वो विनर नहीं है, वो स्टेज पर हमारे लिए सम्मान का कारण नहीं बनी है, वो टॉपर नहीं है। कोई बात नहीं है, उसकी संभावना तो है कि वो टॉपर बन सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। सारे टॉपर्स पंक्ति में आगे खड़े होने वाले नहीं होते, और पंक्ति में खड़े होने वाले पीछे अथवा मध्य क्रम के बच्चे अथवा व्यक्ति वो जीवन में सफल नहीं होते, यह कहना गलत होता है। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनका पूरा जीवन बहुत संघर्ष में रहा, बहुत संघर्ष, और लगभग जीवन के उत्तरार्ध में उनको सफलता मिली और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपने बेटे के हेडमास्टर को एक लेटर लिखा। सभी टीचर्स जानते होंगे इस बात को, जानते हैं ना? अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स हेडमास्टर, इस नाम से एक बहुत ही पॉपुलर लेटर है। सभी पेरेंट्स को पढ़ना चाहिए, सभी टीचर्स को भी पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ें। आई होप कि सभी टीचर्स तो जानते ही होंगे पुनीत जी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स हेडमास्टर, उसको पढ़िए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने लिखा
कि हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब मेरे बच्चे को वो सब कुछ सिखाएं जो उसके व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक है। पत्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उसकी 2-3 पंक्तियां यहाँ पर कोट करना चाहूंगा। उसमें लिखा कि मेरे बच्चे को सिखाएं कि पाए हुए, जमीन पर पड़े हुए पाए हुए पैसे से ईमानदारी से कमाए हुए कुछ सिक्के ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसे अगर जीतना सिखाएं तो उसे हारना भी सिखाएं। उसे मुस्कुराकर हार को स्वीकार करना भी सिखाएं। उसे सिखाएं कि जो हारता है वही अगला विजेता भी होता है। उसे केवल सुख में जीवन व्यतीत करने की शिक्षा न दें, उसको दुखों का सामना करने की शक्ति, संकल्प और सामर्थ्य विकसित होने का अवसर दें। ऐसी कुछ पंक्तियां हैं उस पत्र की, मुझे अचानक याद आई तो मैंने यहाँ पर कोट की है। मैं निवेदन करूंगा सभी पेरेंट्स से कि अब्राहम लिंकन साहब के इस पत्र को जरूर पढ़ें। स्कूल सीखने के लिए है, जीतने के लिए नहीं है। जीत एक केवल स्थिति है। किसी एक हार से किसी बच्चे की पोटेंशियलिटी समाप्त नहीं होती। एक बच्चे थे तब से, हमारे दादाजी बच्चे थे तब से, उनके भी पिताजी बच्चे थे तब से, और आज तक स्कूल में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ये सारी श्रेणियां होती हैं जी, ये श्रेणियां होती हैं सारी। तो इसका मतलब एक किसी भी विद्यालय में इन सारी श्रेणियों के बच्चे होते हैं, अन्यथा ये सारी श्रेणियां होती ही नहीं, इनकी कोई आवश्यकता थी ही नहीं। लेकिन जो विद्यालय है, जिसको हम स्कूल कहते हैं, जो घर से एक अलग एंटिटी है, लेकिन जो एक स्कूल नाम की एंटिटी है, उसका काम किसी को जिताना नहीं है, ना किसी को हराना है। एक प्रक्रिया और एक सिस्टम के तहत कुछ जीतते जरूर हैं, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि स्कूल इज द वर्कशॉप ऑफ लर्निंग स्ट्रगल ऑफ लाइफ। स्कूल जीवन का संघर्ष सीखने की एक प्रयोगशाला होती है, होनी चाहिए। अगर कोई स्कूल बच्चे को संघर्ष करना सिखाने में सफल है, भले ही वो उसे विजेता ना बना सके, तो भी वो स्कूल अपने उद्देश्य को और अपने मकसद को पूरा करता है। और मेरी व्यक्तिगत नजर में, मेरे 22 वर्ष के शिक्षा के सेवा काल के अनुभव में, वो सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। मैं उसे सर्वश्रेष्ठ स्कूल की श्रेणी में रखता हूं। केवल विजेता होना जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जीतना और विजेता होना दो अलग अलग बातें हैं। वैसे भी जीतना मतलब कि आपने किसी एक रेस को कंप्लीट कर लिया है, किसी एक अंक के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। और विजेता होना का अर्थ होता है कि आपने उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी सामर्थ्य को तैयार कर लिया है। एक बार किसी कारण से आप वहां तक ना पहुंच सके, लेकिन आपके अंदर इतनी शक्ति, योग्यता, ऊर्जा और सामर्थ्य है कि आप वहां तक कभी भी पहुंच सकेंगे। एक रेस होती है और उस रेस में अचानक, सपोज कि एक कार रेस होती है, एक कार रेस का एक्सीडेंट हो जाता है और एक दूसरा कार ड्राइवर उतरता है जो पार्टिसिपेंट है, और वो उस एक्सीडेंट हुई कार के ड्राइवर को बचाने में जुट जाता है। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति दौड़ता है और अपनी कार को ले जाता है मौका पा करके अच्छा जीतने का, और वो उस रेस को जीत जाता है। आई वॉन्ट टू आस्क, हु इज द विनर? हु इज द रियल विनर? Once again, my question for all, who is the real winner? पुनीत जी, कौन है जिसने उस रेस को जीता है? वो Parents, please write in text box messages. The one who helps. Sir. Helping one. Helping one. I got one answer. Yes, sir. Helping one. The one who saved the other. The one who helped.
मैसेजेस आ रहे हैं, मैं पढ़ पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। Yes, sir. Majority of them are saying the helping ones, sir. द हेल्पिंग वन, Yeah. करेक्ट। Yes, sir. दिस इज एजुकेशन एक्चुअली। ये एजुकेशन है कि जो किसी भी व्यक्ति को संस्कार, जैसा अभी कुछ पेरेंट्स ने कहा था शुरू में कि हम बच्चे को भेजते हैं कि वो स्ट्रगल करना सीख जाए, हम बच्चे को भेजते हैं कि वो लर्निंग कर ले ऐसी कि वो एक अच्छा नागरिक बन जाए, कि वो एक सामर्थ्यवान व्यक्ति बन जाए इस दुनिया में। और जिसने हेल्प की है उसने शिक्षा पाई है वास्तव में। जो विनर हो गया और स्टेज पर पहुंच गया है, मैं किसी भी विनर होने के विरोध में नहीं हूं। नेचुरली जो विनर होते हैं वो डेफिनेटली बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और वो नेचुरली उनके प्रयास और उनकी मेहनत औरों से अधिक होती है, वो सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं फिर से डिफरेंशिएट करना चाहूंगा और उन सारे पेरेंट्स के ध्यान को आकृष्ट करना चाहूंगा कि कोई निराशा की बात नहीं अगर मेरा बच्चा विनर नहीं हुआ है तो, अगर वो स्टेज तक नहीं पहुंचा है तो, यदि वो हमारे लिए स्टेज पर सम्मान का कारण नहीं बना है तो। लेकिन अगर उसने अच्छे गुण सीखे हैं, वो संस्कार युक्त बच्चा बना है, उसने अपनी ऊर्जा को विकसित किया है, वो सामर्थ्यवान है, तो आज नहीं तो कल वो जीवन में सर्टेनली डेफिनेटली एक दिन विनर होगा। मैं बहुत बार देखता हूं कि कई लोग पुरस्कृत होते हैं हितेश जी, सम्मानित होते हैं, लेकिन उनके सम्मान को और उनके पुरस्कार को स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन कई लोग पुरस्कृत नहीं होते, सम्मानित नहीं होते, लेकिन सारी दुनिया और सारा समाज कहता है कि यही पुरस्कार के योग्य है, इन्हीं को सम्मान मिलना चाहिए था। ट्रू सर। कौन पुरस्कृत हुआ है? जिसे सम्मान मिला वो, अथवा जिसको सम्मानित किए जाने पूरा समाज, पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला कर कहती है, उसके लिए वोट करती है, उसके लिए पुरस्कार मांगती है, वो पुरस्कृत हुआ है। सो नेवर गेट डिस्करेज्ड। कोई डिस्करेज होने का कोई विषय नहीं है। शिक्षा का अर्थ है सा शिक्षा या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करती है। मुक्ति कैसी? वो वाली मुक्ति नहीं है जो कुछ पेरेंट्स को बच्चों को स्कूल भेजकर मिलती है, वो मुक्ति नहीं है, और ना ही इस दुनिया से चले जाने की मुक्ति है। मुक्ति कैसी? पूर्वाग्रहों से मुक्ति। आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन प्लीज। पूर्वाग्रहों से मुक्ति। एक बच्चे के जन्म के बाद लगातार उसके ऊपर चढ़ाई गई विभिन्न परतों, कौन सी परतें? धर्म की, जाति की, भाषा की, विचार की, एक समाज की, देश की, उसके फ्यूचर की, उसके डॉक्टर बनने, उसके बिजनेसमैन बनने की, जो चढ़ाई गई विभिन्न परतें हैं, फेनोमेनोलॉजिकली जो परतें चढ़ाई गई हैं, उन सारी परतों को उतारना क्रमिक रूप से और उसको उसके मौलिक स्वरूप तक पहुंचाना और उसको उसकी मौलिकता का दर्शन करा करके उसे स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पैदा करने की ऊर्जा और सामर्थ्य पैदा कर देना ही शिक्षा और विद्या है। यह है एजुकेशन एक्चुअली। प्रमाण पत्र प्रदान करना या कुछ मेडल्स प्रदान करना, ये शिक्षा वास्तविक शिक्षा नहीं है। जो सामर्थ्यवान बनता है वही शिक्षित है। वैसे भी एक बहुत पुरानी कहावत है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो सामर्थ्यवान जी प्राप्त करेगा और जो सामर्थ्यवान नहीं है उस पूर्व अर्जित सब कुछ को नष्ट कर देगा। इसलिए स्कूल एक संघर्ष करना सीखने की वर्कशॉप है। पेरेंट्स को किसी भी स्कूल को इसी नजरिए से सदैव देखना चाहिए
जीतना या हारना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चे को जीतना भी सीखना है और हारना भी सीखना है, और मुस्कुराकर हार को स्वीकार करना भी सीखना है हमेशा। सर ये जो बात आपने अभी कही है कि जीतने से ज्यादा हारना सीखना बहुत जरूरी है, और शायद ये जो शब्द हैं आपके, अभी सुशांत की इसका कोई डिसीजन आया नहीं है, लेकिन अगर उसका डिसीजन जो भी आएगा, अभी तक वो सुसाइड केस है। शायद कहीं ना कहीं जिंदगी में जब हारता है इंसान और वो उसकी प्रैक्टिस में नहीं होता, तो इमोशनली इम्बैलेंस जो बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं वो गलत काम कर जाते हैं। तो जो आपने भी कहा है कि हारना भी सीखना जीतने से ज्यादा जरूरी है, वास्तव में इससे बेसिकली द द की ऑफ द डे, लर्निंग ऑफ द डे, और वो स्कूलों को करना चाहिए, पेरेंट्स को होल हार्टेडली एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैं एज ए प्रिंसिपल ये चीज नोट करता हूँ कि पेरेंट इस तरह की बातें टीचर से कभी कभी कर देते हैं कि वो 2 नंबर से रह गया, वो 2 सेकंड से रह गया, और वो हार जीत जाना चाहिए था, मैडम कुछ भी करिए उसको जीत। तो ये एक कहीं ना कहीं समझने की बात है। थैंक यू सर। थैंक यू पुनीत जी। जी सर, मैं हाँ आपका ध्यान देना चाहूंगा सर, नीतीश परिहार जी ने सर एक कष्टांगला जो फोक टेल्स है उसमें से किंग दशरथ की कहानी को कोट किया है सर, जिसमें जी 2 रथ रुक जाते हैं सर एक ब्रिज पर, और दोनों के ही जो मतलब जो रथ चलाने वाले हैं, रथ चालक हैं, उन दोनों में बहस होती है, और एंड में जो कंपैशन को उन्होंने कोट किया है यहाँ पर, और इसी के साथ वे कह रहे हैं कि एंड इफ पेरेंट्स ट्राई टू इनकलकेट दिस ह्यूमैन। हेलो, आपकी आवाज चली गई। आकाश जी आपकी बिल्कुल, आवाज चली गई। हाँ डिस्कनेक्ट हो गई है। हाँ, यस सर। प्लीज रिपीट कुछ अगेन। कुछ क्वेश्चंस पेरेंट्स के आए हैं सर, और मैंने अभी फॉरवर्ड किए हैं आकाश जी के पास। आकाश जी कुछ अगर पेरेंट्स के पसंद अच्छा क्वेश्चंस हैं, रहेगा, कुछ अगर जो मेजर क्वेश्चंस हैं प्लीज। वो क्वेश्चंस तो 2 उसमें से ऑलरेडी आपने अपने इंट्रो में कवर कर दिए हैं, और 2-3 क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट हैं, आपको शायद उन्होंने व्हाट्सअप कर दिए हैं, एक बार देखिए सर प्लीज। जी सर। ओके, आई जी सर, मैं आपके लिए पहला सवाल पढ़ रहा हूँ सर। जी सर, मेरी आवाज आपको साफ आ रही है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आकाश जी जी प्लीज। सर। जी सर, पहला प्रश्न है एक पेरेंट्स की तरफ से। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा बेटा कक्षा 11 में है, आजकल मुझसे कम बात करता है, जब भी उसको कोई सलाह दी जाती है तो जवाब में उसे एक गुस्सा आता है, क्या ये नॉर्मल है या मेरा बच्चा बदतमीज है? ये पहला सवाल है सर। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, और ये मेरे पास ये प्रश्न बल्क में है आकाश जी। बहुत सारे जी सर। पेरेंट्स के हैं ये सवाल। मैं दरअसल फिर से ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये समस्याएं नहीं है, ये घटनाएं हैं। वेरी गुड। ये नेचुरल प्रतिक्रियाएं हैं जो प्रत्येक घर में घटित होती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, स्टेटस, पुअरनेस, रिचनेस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। हर जगह होता है। एक शिशु से, एक किशोर से, एक युवा से वयस्क होने और एक समझदार व्यक्ति बनने तक की जो यात्रा है, उसमें ये सारी क्रिया और उस पर होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं जो हर घर में होती है। ये कभी कभी मेरे साथ भी होता है, आई वेरी ट्रूली शेयर। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि ये कोई घटनाएं नहीं है, कोई इस तरह की परेशानियां नहीं है। सवाल ये है कि हाउ वी रिएक्ट, हम उनके प्रति हम कैसे रिएक्ट करते हैं। मैं एक बहुत हंसी की बात कहना चाहूंगा पुनीत जी, कि अक्सर लोगों की सोच है कि जी सर। उसने मुझसे बात नहीं की तो मैं उससे क्यों बात करूं, ट्रू सर, इट हैपेंस। उसने मुझे फोन नहीं किया है, मैं क्यों फोन करूं। मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा था, 2 घंटे 3 घंटे हो गए, उसका दिमाग खराब है, उसने अभी तक मेरा व्हाट्सएप देखा नहीं, कोई कमेंट नहीं लिखा है, मैं अगला मैसेज उसे क्यों लिखूं। वो छोटा है, मैं उससे माफी क्यों मांगू।
ये जो हमारा थिंकिंग है, दैट इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस। ट्रू। ये स्ट्रेस है, कोई बात नहीं है। अगर पुनीत जी ने मुझे पुनीत जी तो प्रिंसिपल है, मैं तो एजुकेशन अफसर हूँ। पुनीत जी को पहले मुझे नमस्ते करना चाहिए था, मैं उनसे पहले क्यों करूं? लेकिन कभी मैं ये विचार बदल भी सकता हूँ, कोई बात नहीं है, मैं कर लेता हूँ। पुनीत जी को ट्रू नमस्ते, सर। आकाश जी को नमस्ते, मैम को नमस्ते, ट्रू सर। क्या फर्क पड़ जाएगा? हो सकता है वो कल से मुझे नमस्ते करना शुरू कर दें। ठीक है। उन्होंने सभी टीचर्स हंस रहे होंगे, आई एम सॉरी, थोड़ा ह्यूमर भी जरूरी है। और अगर मुझे फोन नहीं किया है किसी ने तो मैं कर लूंगा, तो हो सकता है बात बन जाए। तो इसका मतलब मैं बीच में रोकूं मैं सर ये आपको, कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी अगर बच्चा बात मतलब सॉरी नहीं बोल रहा हो तो पेरेंट्स को बोल देना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स को सॉरी नहीं, सॉरी बोल देना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात तो कर ही सकते हैं, हाँ, मतलब शुरुआत तो कर ही सकते हैं। उसमें ईगो ना रखेंगे, हम बात पेरेंट्स को ही हैं। आगे बढ़ाने की बजाय पेरेंट्स का क्या ईगो है? एक्चुअली ईगो पेरेंट्स का और टीचर्स का कभी होना ही नहीं चाहिए। उनके तो केवल मान और स्वाभिमान का प्रश्न है, ईगो का नहीं है। यहाँ पर मैं एक बहुत जुड़ी हुई बात कहना चाहूंगा पुनीत जी, मैंने बहुत अनुभव किया है कि जब भी ईगो को सामने ला करके टीचिंग की कोशिश की गई है, तो वो टीचिंग कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिसलीडिंग हुई है। हमें जस्टिफाई नहीं करना चाहिए अपने आंसर्स को। वी शुड नेवर जस्टिफाई आवर आंसर्स। हमें बच्चों की मदद करनी चाहिए कि वो सही उत्तर तक पहुंचे। और अगर हम कभी गलत हैं अपना उत्तर सही बताने में, तो हमें अपने सही उत्तर को स्वीकार कर लेना चाहिए। ट्रू। वी शुड नेवर जस्टिफाई। सहमत होंगे आप? बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये जी कहना चाहता था कि जो बच्चे हैं, अगर आज देखिए, शैतानियां सबने की हैं, सब करते हैं, लेकिन जो बड़ा हो गया है अब अपने अनुभव के कारण वो उन शैतानियों के रास्ते पर बच्चों को जाने देना नहीं चाहता। वो सोचता है, वो कहता है कि अब हमने ये सब रास्ता देखा हुआ है, इसलिए तुम इस रास्ते से मत जाओ, और ये शॉर्टकट है, इससे जाओ। लेकिन शिक्षा कोई घुट्टी नहीं है, बाल जीवन घुट्टी की तरह। एक नल के नीचे रखी हुई बकेट नहीं है कि आप नल को चला देंगे, धड़ 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 2 मिनट में उस नल से भर जाएगा पानी बकेट में और शिक्षा पूरी हो जाएगी। किसी ने ऐसा कहा भी है, किसी एजुकेशनिस्ट ने। और कोई घुट्टी नहीं है कि आपके जो जीवन के संचित अनुभव हैं उससे आपने कोई ऐसी घुट्टी तैयार कर दी है कि आप उसको किसी बच्चे को पिला देंगे तो वो दुनिया का सबसे प्रतिभावान बच्चा बन जाएगा। हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? नो सॉल्यूशन। जीवन में किसी भी पेरेंट ने कितना ही परिश्रम करके, कितनी ही मेहनत करके कोई भी घुट्टी तैयार की हो, कोई भी निष्कर्ष निकाला हो, कोई भी जीवन रूपी अनुभव के अनमोल रत्न तैयार किए हो, लेकिन क्या उनका प्रयोग करके क्या किसी को आप 5 मिनट में, 10 मिनट में किसी को एक बहुत प्रतिभा संपन्न बालक बना सकते हैं? नहीं असंभव, बना। असंभव। फिर स्कूलिंग की जरूरत ही नहीं, फिर खेल कूद की जरूरत ही नहीं, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की जरूरत ही नहीं, फिर लड़ने की जरूरत ही नहीं, फिर फाइटिंग की जरूरत ही नहीं, फिर संघर्ष की जरूरत ही नहीं। फिर वो सब सीखेंगे कैसे? इसीलिए ही तो स्कूल एक प्रयोगशाला है संघर्ष की, संघर्ष को सिखाने की। ये अलग बात है कि कोई बच्चा शकुंतला देवी के रूप में जन्म ले, चाइल्ड प्रोडिजी। ये अलग बात है कोई रामानुजन के रूप में जन्म ले, तो
ऐसे बच्चों के लिए स्कूल की जरूरत ही नहीं होती। ऐसे असाधारण योग्यता वाले बच्चों के लिए स्कूल की जरूरत नहीं है, वो तो स्कूल का क्रेडिट होते हैं। अगर ऐसे बच्चे किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो स्कूल का गौरव होते हैं। ट्रू। कुछ लोग प्रमाण पत्र स्कूल से प्राप्त करते हैं और कुछ लोगों को प्रमाण पत्र और डिग्री देकर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ट्रू। मानद उपाधि कहते हैं इसी को। जी। Am I right? स्कूल है ही साधारण को असाधारण में बदलने की प्रक्रिया का नाम। स्कूल है ही एक संभावना को वास्तविकता में परिणत कर देने के प्रयास का नाम। स्कूल है ही एक पोटेंशियलिटी को रियलिटी में कन्वर्ट कर देने के एक डेडिकेटेड एफर्ट का नाम। हर पत्थर में मूर्ति है, माय रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। हर पत्थर में एक संभावना है। एक पत्थर को सामने रखिए, क्या आप उसमें छिपी हुई भगवान कृष्ण की, हनुमान जी की, ईसा मसीह की, प्रोफेट मोहम्मद की, एक स्कूल की, एक मंदिर की, एक मस्जिद की, एक सिनेमा घर की मूर्ति को देख सकते हैं क्या? हर पत्थर में, हर एक संभावना में एक वास्तविकता छिपी हुई है, लेकिन उसका रियलाइजेशन उस संभावना का वो शिल्पकार करता है, जिसको कि हम टीचर कहते हैं। वो एक गार्जियन भी हो सकता है या वो एक स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाने वाला अध्यापक भी हो सकता है। पोटेंशियलिटी को रियलिटी में कन्वर्ट करने की पूरी प्रोसेस ही शिक्षा है, एजुकेशन। और अच्छी तरह से डिफाइन किया आपने। जी, थैंक यू। और जी कहा भी जाता है, व्हाट इज एजुकेशन? जब स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं या यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो हमारे जो विचार हैं, हमारे जो नारे हैं, हमारे जो प्रॉमिसेस हैं, हमारे जो संकल्प हैं, उनका स्तर बहुत बड़ा होता है। हम देश की सेवा करेंगे, हम दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक मानव के लिए काम करेंगे, हम देश के लिए, इस फ्लैग के लिए जान दे देंगे। लेकिन जब हम वास्तविक जीवन में आते हैं तो हमारे उद्देश्य परिवर्तित होने लगते हैं। ट्रू। अपने विद्यार्थी जीवन में जो ये संकल्प करता था जब उसके पास रोजगार नहीं था कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मुझे रोजगार मिलेगा, मैं जाऊंगा, अपना और अपने परिवार का पेट पालन करूंगा। लेकिन नौकरी प्राप्त होते ही विचारधारा परिवर्तित होकर कहती है कि वो रोजगार मेरे घर के पड़ोस में होना चाहिए। वो दफ्तर, वो स्कूल, वो ऑफिस, वो इंस्टीट्यूशन, वो कॉम्प्लेक्स, वो बिजनेस, वो मेरी दुकान, वो मेरा शोकेश, वो मेरा शोरूम या तो मेरे घर का हिस्सा होना चाहिए या मेरे मोहल्ले का या मेरे घर के बगल का। वो विचारधारा तत्काल परिवर्तित हो जाती है। सो एजुकेशन इज what's left with us after leaving the school। शिक्षा सिर्फ वही है जो विद्यालय छोड़ देने के बाद हमारे पास रह जाती है। जब तक विद्यालय में सब हमारे साथ होते हैं, टीचर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, हमेशा गाइड कर रहे हैं, पल पल पर अच्छा बुरा बता रहे हैं, वो नहीं। जब इंसान अकेला हो जाता है जीवन संघर्ष में, आगे बढ़ जाता है, और उस समय पर वो कैसा बिहेव करता है, उसके संस्कार कितना उसका साथ दे रहे होते हैं, सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता, गुण, राष्ट्र प्रेम, और वो कितना अडिग रह करके अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ता है, अपनी सामर्थ्य से अपने रोजगार को प्राप्त करता है, अपने परिवार की, समाज की, राष्ट्र की सेवा करने में अपना कंट्रीब्यूशन करता है। दैट इज एजुकेशन इन माय ओपिनियन। वेरी ट्रू सर। जी सर, हमारे पास एक सवाल और है आपके लिए। जी, सर, एम आई क्लियरली ऑडिबल? हाँ, यस, ऑफ कोर्स, प्लीज गो अहेड। सर, एक दूसरा
दूसरा सवाल ये है कि मेरी बेटी 9वीं कक्षा में है। हाल ही के दिनों में मैंने देखा है कि जो लड़की अपनी माँ की और मेरी बातें मानती थी और पढ़ाई भी अच्छी तरह से करती थी, अब ध्यान नहीं देती। ज़्यादा कहो तो कमरा बंद कर अपने आप को बंद कर लेती है। इसको कैसे सुलझाया जाए? सर। आई थिंक क्वेश्चन इज सेम जो अभी अभी हमने चर्चा की थी। मैंने कहा था कि इस प्रकार के क्वेश्चंस बल्क में हैं और ये यस सर। घटनाएं हैं, मैंने पहले ही कहा था। और ये पारस्परिक समन्वय, तालमेल, प्रयास, प्रेम, जी। सहयोग, इस सबके सम्मिश्रण से ही सुलझते हैं ऐसे विषय। मैंने अभी कहा कि अगर आपने बात करने की उम्मीद की है और उसने नहीं की है तो आप बात कर लीजिए। अगर उसने आपको फोन नहीं किया है तो आप कर लीजिए। दिस क्वेश्चन इज कवर्ड। यस सर। क्वेश्चन इज कवर्ड बट इवन मैं एक बार फिर से संक्षेप में इसका उत्तर देना चाहूंगा। पुनीत जी, लेट मी अलाउ प्लीज व्हाट्सएप। कि आजकल तो ये घर में बहुत हो रहा है। अभी सारे बच्चे घर में हैं और लॉकडाउन के कारण भी थोड़ा स्ट्रेस में है, क्योंकि जो उनकी आज़ादी है वो लगभग छिन गई है। अपने दोस्तों से मिलने की, बाहर जाने की, खेलने की, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की और पेरेंट्स की निगाहों से बचकर कुछ मनमाना करने की सारी आज़ादियां छिनी हुई हैं। अब तो 24 घंटे विजिल है, पल पल की एक्टिविटीज को देखा जा रहा है, उसे मॉनिटर किया जा रहा है। खैर, फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर हमारे और एक बच्चे के उद्देश्य में अंतर है तब तो परेशानी का सबब है। लेकिन अगर उद्देश्य में अंतर नहीं है, उसका उद्देश्य भी बड़ा बनना है, कुछ पाना है, और आपका उद्देश्य भी बड़ा बनना है और पाना है, तो सिर्फ रास्ते का अंतर हो सकता है। आप किसी रास्ते पे चलना चाहते हैं, वो किसी और रास्ते पे चलना चाहता हो, और रास्ते के इस गैप को मिटाया जा सकता है। पुनीत जी, मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि एक प्रोग्राम हमने शुरू किया, उसका नाम रखा और भी हैं राहें। जी सर, काफी चर्चित है आपका प्रोग्राम वो। और भी हैं राहें, बहुत सारी राहें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। सारे बच्चे आईआईटीएन थोड़े ही बनेंगे, सारे बच्चे एक मेडिकल एग्जाम को पास करके डॉक्टर थोड़े ही बनेंगे। अरे अगर सारे इंजीनियर बनेंगे तो इंजीनियरों द्वारा बनाई गई सड़क और पुलों पर गाड़ी लेकर चलने वाले बिजनेसमैन और नागरिक कहां से आएंगे? ट्रू। कल रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पर बहुत सुंदर सुंदर राखियां हमें बांधनी होंगी, उन राखियों को बनाने वाले कहां से आएंगे? घेवर का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आता है। उस घेवर को बनाने वाले कारीगर कहां से आएंगे? शहरों को, मकानों को सजाने वाले, आर्किटेक्ट उनका कहाँ एक से? शानदार खूबसूरत आर्किटेक्चर तैयार करने वाले आर्किटेक्ट कहां से आएंगे? म्यूजिशियन कहां से आएंगे? पेंटर कहां से आएंगे? जब बिजली चली जाती है घर में सडनली रात में 2 बजे, तो आप देखिए किस तरह से प्रायोरिटी की रीऑर्डरिंग होती है और सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है? सीनियर इलेक्ट्रिशियंस। किसी की याद नहीं आती है, केवल इलेक्ट्रिशियन की याद आती है। एट एनी कॉस्ट इलेक्ट्रिशियन को बुलाया जाए, जहां भी हो। बिजनेसमैन। तो फिर कोई इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। इलेक्ट्रिशियन यानी समझिए कि उसका काम कितना बड़ा है, कितना इंपॉर्टेंट है। आपका टैप खराब हो जाए बाथरूम का, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? नेचुरली प्लम्बर। नेचुरली प्लम्बर, सर्टेनली प्लम्बर। कितना इंपॉर्टेंट काम है उसका। दरअसल समाज में ये हम ही हैं, हम ही लोग हैं जिन्होंने किसी काम को महत्वपूर्ण अथवा कम महत्वपूर्ण होने का रूप प्रदान किया है। और हम ही होंगे जो रीऑर्डरिंग करेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, रीथिंकिंग करेंगे सोशल ऑर्डर की। तो अन्य बहुत सारे काम जो बच्चे करना चाहते हैं और हमारी प्रायोरिटी में वो
रेस्पेक्टेबल जॉब्स और रेस्पेक्टेबल डीड्स, एक्शंस और अपॉर्चुनिटीज में शामिल नहीं है, वो उसमें शामिल हो जाएंगे सडनली, हमारी प्रायोरिटी में आ जाएंगे, थैंक्स टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि बच्चों को अब साइंस पढ़ने के साथ साथ म्यूजिक पढ़ने की अनुमति होगी, कॉमर्स बिल्कुल। पढ़ने के साथ साथ वो कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकेगा। कुछ कह रहे हैं आप प्लीज? तो यही कि सर अगर ड्राइवर भी बने तो ड्राइवर भी एक सीएम के ड्राइवर होते हैं, पीएम के ड्राइवर भी होते हैं, प्लम्बर भी एक बहुत बड़ी फर्म खड़ा कर सकते हैं जो प्लम्बिंग का काम जिसमें होता हो। तो हर काम रेस्पेक्टेबल जो आपने कहा, ऐसा काम इस नई पॉलिसी के माध्यम से होगा। करेक्ट। एजुकेशन पॉलिसी में नई में कुछ बहुत अच्छी चीजें आई हैं, जहां जहां अवसर आ रहा है मैं उसे कोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सर पेरेंट है, क्वेश्चन पूछना चाह रही है अवनी मैडम आपसे। जी अवनी जुरेल मैडम, प्लीज। Ma'am, you can ask your question, ma'am. Please feel free to turn on your microphone. हाँ, Avni Jurel's mother. डायरेक्ट इंटरेक्ट करें प्लीज, नो प्रॉब्लम। Avni's mother, ma'am, please. Yes, sir. She's here. यस सर। She's here. सर ये लॉकडाउन का टाइम आई थिंक सबसे ज्यादा सफर आई थिंक स्टूडेंट लाइफ स्टूडेंट्स का ही, हमारी यंग जनरेशन का सबसे ज्यादा हुआ है। एक तो सर मैं क्या वो सहयोग चाहती हूँ कि जैसे इंटरनेट हमें इनको परोस के देना पड़ा कि भाई इसके माध्यम से ही थोड़ा बहुत आप पढ़ पाएंगे, जो चीजें और एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। लेकिन सर उसके साथ जो थोड़े डिसएडवांटेजेस भी आए हैं, चिड़चिड़ापन बच्चों में और बहुत ज्यादा एडिक्शन चीजों का। अब इंटरनेट मिला है सर तो सही चीजों के साथ साथ कुछ और चीजें भी सर्च करी हैं, वो भी सामने आई हैं। तो सर कुछ ऐसा वो आया, सजेस्ट कीजिए कि टीचर्स और पेरेंट्स दोनों मिलके थोड़ा लिमिटेशन रख सकें इन चीजों पर, कि किस हद तक आपको देखना है, किस हद तक इस चीज का यूज करना है, कितना आपके लिए सही है, क्या गलत है, सो दैट सर कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। मेन रीजन फॉर चिड़चिड़ापन एंड डिसरिस्पेक्ट आई सजेस्ट इज दिस इंटरनेट फॉर दिस टाइम पीरियड व्हिच वी आर सफरिंग। जी जी जी, अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। लगभग सभी पेरेंट्स पूछना चाहते होंगे इस प्रश्न को, इस पे चर्चा करना चाहते होंगे। सर स्पेशली जो एक और भी पेरेंट्स कह रहे हैं पबजी है, हम्म। आई गेस कुछ ऐसा वो नहीं हो सकता कि हमारे जैसे उसके लिए तो एक इसमें लिमिटेशंस भी बने, प्लस गवर्नमेंट शुड बैन आई थिंक दिस थिंग। इससे फायदे तो ऐसे कुछ मुझे तो नहीं दिखते, पर हाँ नुकसान बहुत सारे सामने देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं उत्तर देना चाहूंगा। और मैं उत्तर की शुरुआत इस बात से करूंगा, लेट्स प्रे ऑल, हम सब मिलकर के सब लोग प्रार्थना करें कि जल्दी से इस कोरोना से हमें मुक्ति मिल जाए, एक वैक्सीन आ जाए और ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की इस प्रोसेस से हम वापस फिर से कैंपस स्कूलिंग और कैंपस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आ जाएं। खैर, ये तो मैंने आप लोगों को थोड़ा हंसाने के लिए कहा, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में सर्टेनली, जैसा मैम ने अभी कहा कि एक परोसना पड़ा, मोबाइल देना पड़ा, नेट बच्चों को प्रोवाइड कराना पड़ा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस मोबाइल को विद्यालय से दूर रखने की सख्त हिदायतें थी, बच्चों के पास मोबाइल ना रहे इस बात के लिए लगातार निर्देश थे, आज उसी मोबाइल में स्कूल चल रहा है, उसी मोबाइल से पूरी शिक्षा हो रही है। बट दुनिया ने भी तो यू टर्न लिया, एक बीमारी ने एक ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की कि सारे संसाधन वहीं की वहीं जड़वत हो गए, स्थिर हो गए। आज जिसके पास बहुत अधिक धन है, बहुत पैसा है, वो भी एक बीमारी के सामने लाचार है। दुनिया एक नया ऑर्डर प्राप्त कर रही है, एक नई दिशा में, एक नए संदेश के साथ एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। एक तो तरीका था कि हम बंद कर देते सारी व्यवस्था को, स्कूल को बंद कर देते, टीचिंग लर्निंग को भी बंद कर देते, और एक दूसरा ऑप्शन ये रहा कि अध्यापक प्रयास करें, टीचर प्रयास करें, किसी तरह बच्चे जो घर में हैं, स्ट्रेस में हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाए। थैंक्स टू ऑल टीचर्स एंड ऑल प्रिंसिपल्स कि उन्होंने ये प्रयास किया, इसको बच्चों की एजुकेशन को कंटिन्यू करने की कोशिश की। बट एट द सेम टाइम जो प्रॉब्लम्स आई हैं सामने, एक मोबाइल के कारण, इंटरनेट के कारण और उसके दुरुपयोग के कारण, कई घंटे मोबाइल पर, लैपटॉप पर अथवा डेस्कटॉप पर रहने के कारण कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स की नजरों से ओझल होना पड़ता है और बच्चे कहीं कहीं मिसयूज कर रहे हैं। ऐसे समाचार मीडिया में भी आए हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी एक व्यवस्था होती है और जो एक नवाचार होता है, इनोवेशन होता है, नया प्रयास होता है, उसके यदि अच्छे परिणाम होते हैं तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। आज देखिए सारे पेरेंट्स अपने घरों पर हैं, सारे टीचर्स जीडी गोयनका के अपने अपने घरों पर हैं, प्रिंसिपल साहब अपने घर हैं, मैनेजर साहब अपने घर हैं, मैं अपने घर हूँ और हम सब इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक शांत भाव से अपने विचारों को हम शेयर कर रहे हैं। ये पहले नहीं हुआ कभी भी। अगर ये परिस्थिति नहीं बनी होती तो ये इस व्यवस्था ने जन्म नहीं लिया होता। लेकिन आई टोटली एग्री, एब्सोल्युटली राइट मैम, कि हमें आगे चल कर के एक कोई नई स्ट्रेटेजी को डेवलप करना होगा जिससे बच्चों को जो ओवर एक्सेस फॉर इंटरनेट प्रोवाइड की गई है उसको हम रोकें और आवश्यकता अनुसार ही बच्चों को नेट फैसिलिटी मिले। पबजी जैसे खेल को बैन किया जाए, बहुत सारे ऐसे कई ऐप बैन कर भी दिए गए हैं। सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे तो इस दिशा में भी जरूर काम होगा। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में कई बोर्ड हैं। यूपी बोर्ड ने एक इनिशिएटिव लिया है, बहुत जल्दी ही यूपी बोर्ड के क्लासेस दूरदर्शन पर आने वाले हैं। परहैप्स अगले वीक से DD1 पर और दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल पर वीडियो लेसन्स प्रसारित होंगे। तो ये मोबाइल से जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने की दिशा में एक एफर्ट है। पेरेंट्स की समस्या का समाधान जरूर होगा, कोई ना कोई रास्ता इसका निकलेगा। आगे जब परिस्थितियां ठीक होती हैं तो कैंपस क्लासेस को शिफ्ट बेसिस पर चलाने पर भी बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है, जिससे शिफ्ट में बच्चों को स्कूल में बुला करके भी उनकी क्लासेस को चलाया जाए। लगातार प्रयास है और असाधारण परिस्थिति जो आपदा काल की होती है उसमें असाधारण तरीके से ही समाधान भी निकलते हैं। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। जी सर, एक सर टीनेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर, काफी मिलता जुलता है, अगर आप कहें तो मैं बताएं सर। हाँ जी, टीनेज में माता पिता का बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार हो, कैसे उन्हें संभाला जाए और कैसे बिना मारे लड़े उनसे काम करा लिए जाए, इसके बारे में बताएं। आपने ठीक कहा आकाश जी कि मिलता जुलता सवाल है। जी सर। अब देखिए थोड़ी बहुत अगर संघर्ष की स्थिति होती है तो मैंने पहले ही कहा कि ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। आजकल तो भाई बहनों की भी बहुत लड़ाई हो रही है घरों में, पहले भी होती थी और उसे तो बहुत अच्छा माना गया है। और मैंने संघर्ष का कारण भी बताया कि संघर्ष का कारण उद्देश्य नहीं है, संघर्ष का कारण सिर्फ वैचारिक असमानता है। संघर्ष का कारण चिंतन प्रक्रिया की असमानता है और इस असमानता के गैप को हम जितना कम करने का प्रयास करेंगे उतना ही संघर्ष घटता चला जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। जी सर, आपने इसी में इसका जवाब दे दिया, ये लड़ाई से ही रिलेटेड एक सवाल था, उसका भी सर हमने जवाब दे दिया है सर। लास्ट क्वेश्चन है सर, मेरा बेटा कक्षा 12वीं में है, आजकल बाइक या कार चलाने की जिद करता है, समझाता हूं तो भी नहीं समझता, ज्यादा कहने पर गुस्सा होकर घर से ही चला जाता है। आपने पहले ही कह दिया है कि मिलता जुलता प्रश्न है और इसका उत्तर भी मैंने दिया है कि यदि जी कोई सर। साधन है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई साधन है और हमारे पास प्रयास भी है, हम और यदि ये संभव भी है कि हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं तो सिखाएं, और अगर ये संभव नहीं है
तो उसे समझाने का एफर्ट भी हमको ही करना होगा। एजुकेशन परिवार और स्कूल का एक जॉइंट एफर्ट है। इसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ना तो स्कूल की है ना तो परिवार की है। हम सब मिलकर के ही इस प्रकार की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, जो किशोरावस्था की स्थितियां होती हैं, सैद्धांतिक रूप से जो पेडागोजी कहती है, उसके अनुसार इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के संघर्ष किशोरावस्था में उत्पन्न होते हैं और उनके समाधान भी समय के अनुरूप समझदारी के विकास के साथ साथ होते हैं, निकल जाते हैं और परिस्थितियां बदल जाती हैं। बहुत इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी पाल ताने के आंधी ऊर्जा बने। बच्चों की शक्ति एक आंधी है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक ऐसा पाल बनाए। पाल आप समझ रहे होंगे, एक ऐसा एक विंड मिल तैयार करें। एक ऐसा विंड मिल तैयार करें कि वो विंड एनर्जी, वो विंड फोर्स ऑफ विंड एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। और यही टास्क पेरेंट्स के लिए और यही टास्क स्कूल के लिए होता है। अगर हम उस फोर्स को, हवाओं की उस शक्ति को जो अथाह है, असीम है, अगर उसको हम कन्वर्ट करने में सफल हो गए एक एनर्जी में, तो वही असाधारण उपलब्धियों में परिवर्तित हो सकती है। लेकिन ये हमको ही करना होगा और इसके लिए हम सबको ही प्रयास करना होगा। जैस्मिन मैम ने कुछ लिखा है, आकाश जी जरा पढ़िए प्लीज। जी सर, जैस्मिन जी ने लिखा है, सर आई फील चेंज बिगिंस फ्रॉम अस। We are a mirror to our children at times. Maybe the time demands us to change first for children to bring a drastic change and be always good. There is no definition of a good and a bad child. वेरी गुड, आई टोटली एग्री। कोई भी बच्चा बुरा होता ही नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। जब भी हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात करनी होती है और ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत स्वयं से होती है। सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना चाहिए, अपने आप को बदलना होगा। जैसा हम पाना चाहते हैं, महात्मा गांधी ने भी कहा कि जो हम देखना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, वैसा पहले हमको बनना होगा। उसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी, तो हम वह चेंज देख सकेंगे जिस चेंज को देखने की हमारी इच्छा है। हम अपनी पर्सनालिटी को क्यों ना ऐसा बनाएं। पुनीत जी, आपका बहुत प्रिय विषय है। यस सर, यस सर। क्यों ना हम अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाएं कि लोग हमारे कपड़ों को ना देखें। महात्मा गांधी तो जो पहनते थे वो आधुनिक वस्त्र नहीं थे, उससे भी नीचे के थे। लेकिन कभी अंग्रेजों को, बहुत बड़े बड़े तथा कथित विद्वानों को उनके उस कपड़े तक जांचने, देखने और परख करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनकी सामर्थ्य, शक्ति और उनकी ऊर्जा, उनका कॉन्फिडेंस केवल उनके नाम और उनके चेहरे में निहित था। क्यों ना हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोगों की, व्यक्तियों की, उनकी दृष्टि केवल हमारे चेहरे पर अटक कर रह जाए और वहीं से हमारी सामर्थ्य और हमारी ऊर्जा का आकलन हो। हमारे कपड़ों से, हमारे अन्य बाह्य पहनावे से अथवा हमारे अन्य बाह्य साधनों से उसका कोई मूल्यांकन करने की कोशिश ना करें। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। और कोई अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। If any of the parents, if you have any questions, अगर आपका कोई सवाल है तो आप मैसेज सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप रूबरू होकर ऑडियो में पूछना चाहते हैं सर से सवाल तो भी आप पूछ सकते हैं। Dear parents, we are already in the time period of the Q&A. If you have any question and answers, if you would like to share any views of yours, please go ahead. This is the very time. In between parents are writing questions. I have one
दो सर इज ऑलरेडी आंसर कि पबजी और ये ऑनलाइन गेम से कैसे बचा जाए। तो Yes, एक sir. इसका सॉल्यूशन सर ने भी कहा है कि टाइम आने के बाद सब चीजें धीरे धीरे आएंगी। कोई भी चीज जब नई स्टार्ट होती है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसी, जो नेगेटिविटी है, जो कमियां हैं, बाद में निकल के आती है। तो ऑनलाइन एजुकेशन का ये एक बाय प्रोडक्ट तो है कि बच्चे कहीं ना कहीं ऑनलाइन चीजों को सीख रहे हैं, दूसरी जो उनको नहीं सीखनी चाहिए। तो अभी मैंने एक व्हाट्सएप पे मैसेज बॉक्स में भी लिखा है कि एनीडेस्क एक ऐसी ऐप है और इसके अलावा ऐसी कुछ पेड एप्स भी हैं जो आपको फ्रीली मिल जाती हैं। आप उनको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और जो सिस्टम पर बच्चा काम कर रहा है उसका आप टाइम लिमिट, कितनी देर उसको काम करना है, कौन कौन सी ऐप वो यूज कर सकता है, उसकी परमिशन भी आप उससे दे सकते हैं। प्लस अगर बाई चांस बच्चा उसको ओपन कर भी ले तो आप उसको अपने मोबाइल से ही बंद भी कर सकते हैं। तो ये तो एक केवल मॉनिटरिंग है, बट एज ए पेरेंट सबका ये सपना होता है कि मेरा बच्चा क्लास 2 में है, क्लास 3 में है, कब वो बड़ा होगा, कब वो मेरी ये घर में जो कार खड़ी है चलाएगा और हम दोनों हस्बैंड वाइफ पीछे बैठेंगे। सभी का सपना होता है। लेकिन फिर भी जब भी बच्चा गाड़ी की बात करता है चलाने के लिए, हम उसको रोकते हैं, नहीं अभी नहीं चलाओगे, अभी नहीं चलाओगे। और जब हम उसको चलाना सिखाते हैं तो या तो साथ बात बैठकर सिखाते हैं या कहीं ना कहीं से किसी ट्रेनर के पास लेकर के जाते हैं। सिमिलर सिचुएशन ये इंटरनेट ऑनलाइन एजुकेशन की भी अब यही है। अभी आपको उसके साथ बैठना है जब वो पढ़ रहे हैं, अभी आपको उसको मॉनिटर करना ही है जैसे हम उसको नई गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं। अदरवाइज आपने उसको अकेले जाने दिया तो कहीं ना कहीं गाड़ी एक्सीडेंट होकर के आएगी, गाड़ी में डेंट भी आएगा, हो सकता है कुछ इंजरीज भी हों। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, जब तक कोई इस तरह की एप्लीकेशंस, मॉनिटरिंग सिस्टम अभी जब तक डेवलप नहीं हो रहे हैं, आपकी पर्सनल मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। बच्चे को कहीं ना कहीं आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर ये भी बताना होगा कि कितना आप कर सकते हैं, कितना नहीं। एनी डेस्क की आप हेल्प ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारी इस तरह की ऐप हैं। ओवर टू डॉक्टर साहब। पुनीत जी, मैं इसमें बस इतना ऐड और करूंगा, क्या हमारे पास कोई उससे ज्यादा आकर्षक योजना है जिससे कि हम नहीं। बच्चे का ध्यान पबजी से या इस प्रकार के किसी खेल से हटा सकते हैं? अगर है तो दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल। एक पेरेंट ने लिखा भी है कि इंटरनेट नहीं सिखाना पड़ा सर, खुद से सीख गए। मैम कार भी अगर आप दे देंगे आप उनको, भले ही वो 3 में हो 4 में, वो भी सीख जाएंगे, लेकिन विद लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स, लॉट ऑफ हिकअप्स। तो मॉनिटरिंग बस करिए, रेस्ट सब चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसे सर ने कहा है कि गवर्नमेंट भी मॉनिटरिंग कर रही है, गवर्नमेंट भी सिस्टम लेके आ रही है। और ऑनलाइन एजुकेशन इंडिया के लिए नया है बट इस वर्ल्ड के लिए नया नहीं है, और ये रहेगा आगे भी। पुनीत जी, हितेश जी बहुत देर से कुछ पूछना चाह रहे थे, एक बार उन्हें मौका दीजिए। हाँ हितेश जी, आप कुछ पूछिए। आप अभी हम प्रोग्राम के बिल्कुल अंत में आ चुके हैं। अगर आपका एज ए मीडिया पर्सन कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, बीइंग पेरेंट्स उस सवाल का जवाब देना चाह रहा था, तो इत्तेफाक से मैं नहीं दे पाया। सर ने वही बताया था, वो लाइन वाली। जी जी, लाइन वाला जो क्वेश्चन था सर ने पूछा। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। वैसे सर का प्रश्न बहुत छोटा था लेकिन आंसर बड़ा मुश्किल था उसका। थैंक यू हितेश जी। थैंक यू। अभी एक प्रश्न आ रहा है इस पर कि व्हेन विल स्कूल रीओपन। तो ये मेरा भी प्रश्न है, आपने मुझसे पूछा है, मैं भगवान से पूछ रहा हूँ व्हेन स्कूल विल रीओपन। और लेट्स होप कि मैंने पहले ही कहा कि जल्दी से जल्दी स्कूल खुलें और पेरेंट्स की ये बहुत सारी जो समस्याएं हैं नेट रिलेटेड, उनका स्वतः समाधान हो जाएगा। अन्यथा अभी जो एक चुनौती है, उस चुनौती का हमें सामना करना होगा और इस चुनौती में से रास्ते निकालने होंगे। ऑब्स्टेकल्स आर अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज, बशर्ते कि हम उन ऑब्स्टेकल्स को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। और ये उसी का नतीजा है कि आज पूरा देश ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की ओर कम से कम कदम बढ़ाने में सफल हुआ है। अभी उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, समय आने पर उनका भी निराकरण होगा। पुनीत जी, आपने कहा हम समापन की ओर है, मैं 2-3 बातें सिर्फ कहना चाहूंगा। जी एक जी। तो फियर ऑफ फेलियर के साथ बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। अगर बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाए कि मैं स्कूल जाता हूं, अगर मैं विनर नहीं हुआ क्लास में, कक्षा में, प्रतिदिन प्रश्न का उत्तर देने में, किसी प्रतियोगिता को जीतने में,
सर्वाधिक अंक लाने में अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरी हंसी उड़ेगी, मेरा मजाक बनेगा विद्यालय में, घर पर, समाज में। अगर किसी बच्चे के मस्तिष्क में ये फियर घर कर जाता है तो वो कभी एजुकेशन ग्रहण नहीं कर सकेगा। तो समझिए उसके लिए शिक्षा प्राप्त करने का कोई कोर्डियल वातावरण नहीं है। और सभी टीचर्स को, सभी प्रिंसिपल्स को, सभी पेरेंट्स को इसका सदैव ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। एक बात बहुत जरूरी कि हार्ड वर्क हैज नो शॉर्टकट। हमें सभी बच्चों को प्रथमतः, अंततः, निरंतर, कॉन्टिन्यूअसली ये बताना होगा कि कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। कभी कोई विकल्प नहीं होता है। जो सरल तरीके से जो रास्ते सफलता की ओर ले जाते हैं वो मिसलीडिंग हैं, वो कहीं ना कहीं जीवन में धोखा देने वाले हैं और गलत जगह पहुंचाते हैं। टीचिंग और चीटिंग, अटेंशन प्लीज, टीचिंग और चीटिंग में केवल अल्फाबेट्स के ऑर्डर का अंतर है, केवल अल्फाबेट्स के ऑर्डर का डिफरेंस है। इसलिए चीटिंग का टीचिंग से बहुत गहरा संबंध है। बहुत जगह जगह इसकी चर्चा होती है कि कब टीचिंग की प्रोसेस में चीटिंग शुरू हो जाए, या चीटिंग से हम टीचिंग करना चाहें, या टीचिंग से हम लर्निंग करना चाहें चीटिंग से। तो हमेशा इसके प्रति हमें सजग रहना होगा और कठोर परिश्रम के रास्ते को कभी न छोड़े हमारा बच्चा। सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को इसका ख्याल करना होगा, क्योंकि डिजायर और अचीवमेंट के बीच में एक कर्म नाम का भी एक स्टेप होता है। और जब तक इस स्टेप को कोई नहीं चलता, इसे पूरा नहीं करता, तब तक उसका अचीवमेंट नहीं होता। कबीर दास जी की दो पंक्तियां हैं पुनीत जी, मुझे याद आ गई। यस सर। कि कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक, कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक, पानी सब में एक है, बर्तन ही में भेद। बर्तन ही में भेद, वाह शानदार सर। एक है, बहुत खूब सर। भेद। ये तो हमारे पात्र और हमारे बर्तन का भेद है कि वो कुएं में से कितना पानी लेकर के बाहर निकलता है। एक और बात मुझको याद आ गई है, मैं बस इसको शेयर करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि एक पापा और एक बेटी एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे। क्रॉस करते करते ऐसा महसूस हुआ कि संभवतः इस ब्रिज पर कोई दुर्घटना होने वाली है। यह पुल जो कि रस्सियों का बना हुआ है, ये टूट सकता है। तो तुरंत यह तय किया गया कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे। पापा ने कहा ठीक है बेटी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो बेटी ने तुरंत कहा कि नहीं नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो पापा ने कहा बात एक ही है, मैं आपका हाथ पकड़ लूं या आप मेरा हाथ पकड़ लें। बेटी ने कहा नहीं, सभी पेरेंट्स कृपया ध्यान से सुनेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है। तो बेटी ने कहा नहीं, अगर कोई मुसीबत आई पापा और आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ होगा तो हो सकता है कि मैं आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ होगा और इतनी भारी मुसीबत आएगी तो आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ब्यूटीफुल सर। इसलिए आप मेरा हाथ पकड़िए। सो माय डियर ऑल रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, प्लीज अपने बच्चे के इस कॉन्फिडेंस को आप एक पंख दीजिए, उसके विजन को पहचानिए। हमारी चाहत, हमारा सपना अनिवार्यतः हमारे बच्चे का सपना और इसका विजन हो, ये आवश्यक नहीं है। अपने विजन को विस्तार देना हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए।
हर जगह, हर कार्य में, हर रोजगार में सम्मान है। वो सम्मान हम ही प्रदान करते हैं। ये रीऑर्डरिंग समाज की हमको ही करनी है। सो कुछ इस तरह निभा अपना किरदार, पुनीत जी, सुना तरह निभा अपना किरदार कि पर्दा गिर जाए पर तालियां बजती रहे। वाह, पर्दा गिर जाए पर तालियां। बहुत खूब सर। थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू आकाश जी, थैंक यू संजय अग्रवाल जी, थैंक यू चेयरमैन गोयनका ग्रुप, जिनके एक सुपरविजन में, मॉनिटरिंग में बहुत सारे जीडी गोयनका स्कूल चल रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी भी है। मैं विजिट तो नहीं कर पाया हूँ बट जाना जरूर चाहूंगा। थैंक यू सो मच कि आपने पेरेंट्स के साथ में मुझे बातचीत करने का अवसर दिया। जो भी मेरे विचारों से असहमति तथ्यात्मक रूप से होगी तो मैं बाद में नोट्स के रूप में आपसे लेकर के और उनको समझना जरूर चाहूंगा, और अपने आप को एक लर्नर के रूप में उनको मैं अपने विचारों को इम्प्रूव जरूर करना चाहूंगा। सभी पेरेंट्स को एक बार पुनः सादर प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू। संजय, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। Thank you. और अभी एक पेरेंट का क्वेश्चन भी है कि नई शिक्षा नीति को लेकर, तो मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस के ऊपर भी जल्दी ही परिचर्चा हम लोग रखेंगे और सर को इनवाइट करेंगे, क्योंकि 500 पेज की ये पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। बट उसमें कुछ जो बिंदुवार चीजें हैं, मोटा मोटा अगर आप अखबार आपके माध्यम से आपको पता लग ही रहा है, तो सबसे बड़ी जो क्रांतिकारी कदम अगर उसमें देखें तो केवल एक तो मातृभाषा का इसको आलिंगन किया गया है, क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा, जिसमें बच्चे जल्दी सीखते हैं। दूसरा जो काफी पेरेंट्स को पसंद आएगा कि जो बच्चे, सर ने जैसा कहा कि हर आदमी आईटीएन नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा। अब दूसरे फील्ड में जो बच्चे काम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनके लिए मेडिकल है, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं आईआईटी है, लेकिन जो क्रिकेटर बनना चाहते थे, जो फुटबॉलर बनना चाहते थे, जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहते थे, या किसी दूसरे फील्ड में थिएटर में या कहीं और, या अच्छे ऑडिटर बनना चाहते थे, उनको उस लेवल पर एजुकेशन में, स्कूलों में, कॉलेजेस में उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता था। अब उस पर भी उतना ही रेस्पेक्ट और आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्निशन मिलेगा। ये दो मेजर चेंज तो हैं ही। इसके अलावा 500 पेजेस की पूरी डिटेल है। मैं सर से आग्रह करूंगा कि जल्दी एक परिचर्चा उस पर रखी जाए ताकि पेरेंट्स को उसका एक फायदा मिले।